कुछ महिलाएं कभी बड़ी नहीं होती। वे शारीरिक रूप से भले ही वयस्क बन जाएं, लेकिन मानसिक रूप से वे एक अनंत किशोरावस्था में फंसी रह जाती हैं। आकर्षक, हल्की फुल्की, चंचल, लेकिन भीतर से बहुत नाजुक। आपने इन्हें देखा होगा, शायद अपने भीतर भी। वे ऐसी होती हैं जैसे जीवन एक अंतहीन रिहर्सल हो, किसी ऐसे पल के लिए जो कभी आता ही नहीं। वे अनुभव से अनुभव की ओर भागती हैं, पर किसी में गहराई से उतरती नहीं। रिश्ते तीव्र होते हैं लेकिन क्षणिक। सपने बड़े होते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं। उनकी आंखों में चमक होती है, लेकिन उस चमक के पीछे छुपा होता है एक चुपचाप डर, बड़े होने का डर। इसे ही कहा जाता है पुएला एटर्ना, यानी अनंत कन्या। एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रूप जिसे कार्ल जुंग ने वर्णित किया था और जिसे उनकी निकटतम अनुयायी मारी लुइज वॉन फ्रांज ने गहराई से समझाया। इस अवस्था में फंसी स्त्री मनोवैज्ञानिक रूप से समय को रोक देती है। बाहर से वह हंसमुख और आकर्षक दिखती है, लेकिन भीतर वह जिम्मेदारी, आत्मसमर्पण और यथार्थ से भयभीत रहती है। वह बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि बड़ा होना मतलब होता है अपने भीतर के खालीपन को स्वीकार करना, कल्पनाओं को छोड़ना और ऐसे निर्णय लेना जिनसे वापसी ना हो। इसलिए वह हवा में तैरती रहती है, सब दरवाजे खुले रखना चाहती है। उसे असली रिश्तों की जगह कल्पनाएं पसंद हैं। वह आजादी चाहती है, लेकिन स्वायत्तता नहीं। वह वादों पर जीती है, लेकिन उन्हें पूरा करने से डरती है। शायद अब आप समझ रहे हैं कि यह कोई सिद्धांत नहीं, यह कई स्त्रियों का यथार्थ है। ऐसी स्त्रियां जिन्हें सब सराहते हैं, लेकिन फिर भी वे खुद को खोई हुई महसूस करती हैं। जो बार बार एक जैसे गलत फैसले लेती हैं, चाहे वे कितनी भी समझदार क्यों ना हों। जिनके जीवन में कई शुरुआतें होती हैं, लेकिन कोई निरंतरता नहीं। जिनके भीतर एक खालीपन है जिसकी उन्हें वजह तक नहीं मालूम। इम्मा जुंग ने कहा था कि स्त्री को अपने भीतर के पुरुष पहलू, एनिमस, से जुड़ना जरूरी होता है, ताकि वह अपने जीवन और आत्मा से गहराई से जुड़ सके। लेकिन पुएला इस जुड़ाव से बचती है, क्योंकि उसे ढांचे नहीं चाहिए, उसे उड़ना है। और यही वजह है कि वह गिरती है। ये वीडियो आपको सच्चाई दिखाएगा कि कैसे यह आर्केटाइप छाया में काम करता है, कैसे यह कमजोरी को स्वतंत्रता की तरह पेश करता है, और कैसे यह आपको उस स्त्री बनने से रोकता है जो आप बन सकती थीं। लेकिन ध्यान रहे, यह वीडियो आपको सांत्वना नहीं देगा, यह आपको सच का सामना कराएगा, क्योंकि आप सिर्फ प्यारी नहीं, पूर्ण होने के काबिल हैं। अगर आप पूरी बात सुनने का साहस रखती हैं, तो शायद आप जान पाएंगी कि आप आज भी एक कन्या की तरह जी रही हैं, जबकि आपको अब तक एक रानी बन जाना चाहिए था। पुएला एटर्ना कोई फेज नहीं है, यह कोई आदत या पर्सनैलिटी नहीं है। यह एक गहरा सामूहिक मानसिक ढांचा है, एक ऐसा प्रतीक जो स्त्री की अचेतन आत्मा में सक्रिय रहता है। जुंग ने इसे पुएर एटर्नस के स्त्री संस्करण के रूप में देखा, यानी ऐसा युवा जो बड़ा नहीं होना चाहता, जो जमीन से जुड़ना नहीं चाहता। वॉन फ्रांज ने इसे और भी स्पष्ट किया। उनके अनुसार पुएला वह स्त्री है जो एक रोमांटिक, कल्पनात्मक, लेकिन बांझ युवावस्था में फंसी रहती है। वह जीवन को पूरी तरह जीने के बजाय लगभग जीती है, लगभग प्यार करती है, लगभग कोई सपना देखती है, लगभग आत्मसमर्पण करती है, लेकिन कभी पूरी तरह कुछ नहीं करती। उसे लगता है उसकी आजादी बंधनों से दूर भागने में है, लेकिन असल में वह खुद से ही भाग रही होती है। उसे दिनचर्या, स्थिरता, जिम्मेदारी, इन सब चीजों से डर लगता है, क्योंकि ये सब उस जादुई दुनिया को तोड़ देती है जहां वह सुरक्षित महसूस करती है। उस दुनिया में सब कुछ अभी हो सकता है, बशर्ते कुछ भी टिकाऊ न हो। वॉन फ्रांज कहती हैं, पुएला अपनी खुद की आजादी की छवि से इतनी मोहित होती है कि उसे कोई भी वास्तविक संबंध धमकी जैसा लगता है। उसके लिए प्यार अच्छा है जब तक वह सिर्फ कल्पना है, कोई योजना रोमांचक है जब तक वह बस एक आइडिया है, जीवन हल्का है जब तक वह सिर्फ सपना है, जिया नहीं गया है। और सबसे दुखद बात, वह अक्सर सराही जाती है। लोग उसकी चमक, रचनात्मकता और चंचलता को देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं देखता उस तेजी से बढ़ते अस्तित्व के खालीपन को जो उसके हर भागते कदम के पीछे है। वह इतनी व्यस्त है कि उसे खुद नहीं दिखता कि वह गोल गोल घूम रही है। वह कुछ नहीं की यात्री है। लेकिन यह स्थिति यूं ही नहीं बनती। यह एक ऐसी संस्कृति का नतीजा है जो युवावस्था को पूजती है और परिपक्वता को नकारती है। यह संस्कृति स्त्रियों को सिखाती है कि उनका मूल्य उनकी वांछनीयता में है, न कि उनकी गहराई में। यह उन्हें बताती है कि स्त्रीता का मतलब हल्कापन है,
न कि अधिकार और प्रौढ़ता। और कई बार यह आर्किटाइप बचपन के अधूरे घावों से जन्म लेता है, जब भावनात्मक पीड़ा समय में फ्रीज हो जाती है। वह स्त्री एक आकर्षक मुखौटा बना लेती है ताकि वह बच सके, लेकिन वही नकाब धीरे धीरे एक कैद बन जाता है। एम्मा झुंग कहती हैं कि जो स्त्री अपने भीतर के अचेतन हिस्सों के साथ काम नहीं करती, वह उनके द्वारा नियंत्रित की जाने लगती है। तब उसका जीवन उसका अपना नहीं रहता। वह किसी आंतरिक छवि के अनुसार जीने लगती है, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं होता। अब शायद आपको अपनी बेचैनी समझ आने लगी है। वही दोहराव, वही अधूरापन जो तब भी महसूस होता है जब सब कुछ होता है। यही है पुएला का प्रभाव। वह नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब है माया का अंत, और वह तो आत्मा की सबसे कीमती मुद्रा होती है। लेकिन सवाल यह है, अगर आपके भीतर सिर्फ यह कन्या ही है, तो बाकी स्त्री कहाँ है? वह जो पूरी है, गहरी है, सच्ची है, वह कहाँ है? यही बात हम अब समझने वाले हैं, क्योंकि हर स्त्री के भीतर उस कन्या के पार एक रानी सो रही है, और शायद अब समय आ गया है उसे जगाने का। हर स्त्री के भीतर कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो उसकी चेतना से परे बहुत गहराई में काम करती हैं। कार्ल जुंग ने इन्हें आर्कटाइप्स यानी मूल मानसिक स्वरूप कहा, जो हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। स्त्री मन की बात करें तो उसमें दो शक्तिशाली आर्कटाइप बहुत खास भूमिका निभाते हैं। एक है कन्या, मेडन, और दूसरी है महामाता, ग्रेट मदर। इन दोनों के बीच की खींचतान को समझना जरूरी है, क्योंकि यही कारण है कि आज भी कितनी महिलाएं कन्या के भ्रम में अटकी हुई हैं, जबकि जीवन उन्हें बदलने की पुकार दे रहा होता है। कन्या का रूप मासूमियत, सौंदर्य और ताजगी का प्रतीक होता है। वह संभावनाओं की देवी होती है, नई दुनिया के सपनों में जीती है, जोश से भरपूर होती है। वह आकर्षित करती है, मोहित करती है, वह सब कुछ बन सकती है, क्योंकि वह अभी कुछ नहीं बनी। युवावस्था में यह शक्ति जरूरी होती है। वह हमें दुनिया को जानने, एक्सप्लोर करने, जोखिम लेने और अनुभवों को अपनाने की प्रेरणा देती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब यही छवि वयस्क जीवन में भी हावी रहती है। तब वह स्त्री को असली परिपक्वता तक पहुंचने से रोकने लगती है। वह स्त्री खुद को अब भी संभावनाओं के रूप में देखती है, लेकिन कभी परिणति तक नहीं पहुंचती। वह हमेशा लगभग की स्थिति में होती है। लगभग जानती है कि वह क्या चाहती है, लगभग खुद को पा लेती है, लगभग समर्पण करती है, और यही लगभग एक गहरा भावनात्मक शून्य बन जाता है, जो उसकी ऊर्जा, उद्देश्य और जीवन के अर्थ को धीरे धीरे चूस लेता है। मारी लुइस वॉन फ्रांज ने लिखा है कि जो कन्या प्रतीकात्मक रूप से मरने से इनकार करती है, वह पूर्ण स्त्री के रूप में पुनर्जन्म नहीं ले सकती। यहाँ मौत का मतलब शरीर की नहीं, बल्कि उस बाल मन की मृत्यु से है, जो कल्पनाओं में जीना चाहता है, जो चाहता है कि कोई उसे बचाए, और जो वास्तविकता के बोझ को नकारता है। यह मृत्यु दर्दनाक होती है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि इसी के गर्भ से जन्म लेती है एक नई स्त्री, महामाता, जो परिपक्वता, पोषण और आंतरिक बुद्धि का प्रतीक होती है। लेकिन कृपया भ्रमित न हो, यह महामाता कोई त्यागी या खुद को भूल चुकी स्त्री नहीं होती। वह कोई घरेलू देवी नहीं जो सबका ध्यान रखे लेकिन खुद को खो दे। नहीं, वह अपनी आंतरिक दुनिया की रानी होती है। वह आदेश देती है, सृजन करती है, रूपांतरित करती है। जहां कन्या चाहती है कि कोई उसे चुने, वहीं महामाता स्वयं चयन करती है। वह जीवन को सहन करती है, उसे दिशा देती है और उसका पोषण करती है। लेकिन कन्या का रूप आसानी से नहीं जाता। वह भीतर जड़ जमा लेता है और उसकी विदाई में दर्द होता है। यह वही समय होता है जब स्त्री को अपने भीतर के उन हिस्सों से मिलना पड़ता है जिनसे वह अब तक बचती रही। अधूरी इच्छाएं, टूटी उम्मीदें, हारे हुए प्रेम, अनसुने दुख। लेकिन यही सामना उसकी चेतना को गहराई देता है। वह देखना सीखती है कि उसके जीवन में जो मोहक असमाप्तताएं हैं, वे उसकी शक्ति नहीं, उसकी बेड़ियां हैं। और धीरे धीरे वह कन्या को विदा करती है, प्रेम से, करुणा से, लेकिन स्पष्टता के साथ। और जैसे ही वह कन्या को जाने देती है, जीवन में एक नई शक्ति का उदय होता है। वह स्त्री जो अब किसी से चुने जाने की आशा नहीं करती, बल्कि खुद को पूरी तरह चुनती है। वह अपने अतीत को अपनी जड़ों की तरह स्वीकार करती है, लेकिन उसमें फंसी नहीं रहती। वह जानती है कि प्रेम तभी गहरा होता है जब वह सपनों से नहीं, सच्चाई से जुड़ा हो। वह अब आजादी को कुछ न करने में नहीं, बल्कि अपने लिए खड़े होने में पहचानती है। वह जान जाती है कि परिपक्वता कोई बोझ नहीं, बल्कि एक सम्मान है, अपने अस्तित्व को सजगता से जीने का।
और तब धीरे धीरे वह स्त्री उस रानी में रूपांतरित होती है जो हमेशा उसके भीतर थी, लेकिन जिसे कन्या की चकाचौंध ने ढक रखा था। अब वह खुद को सिर्फ प्यारी या आकर्षक नहीं मानती, वह खुद को पूर्ण, गहन और प्रबुद्ध मानती है। और यही परिवर्तन है, एक आंतरिक संक्रमण जो हर स्त्री को तय करना होता है, अगर वह सच में स्वयं बनना चाहती है। कन्या की कहानी आवश्यक है, लेकिन वह पूरी कहानी नहीं है। असली कथा तब शुरू होती है जब आप तय करती हैं कि अब सपने देखना नहीं, बल्कि उन्हें जीना है। अब इंतजार नहीं, अब निर्णय लेना है। अब अधूरा नहीं, अब पूर्ण बनना है। अब जब तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हारे भीतर वह अनंत बालिका, वह पुएला एटर्ना, कैसे छिपकर तुम्हारे जीवन को चला रही थी, अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? कैसे इस भ्रम से, इस प्रतीकात्मक नींद से जागा जाए? यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यह वही है जो तुम्हें स्वयं की रानी बनने की ओर ले जाती है। सबसे पहला कदम है सच को देखना। खुद से यह पूछना कि तुम्हारा जीवन बार बार क्यों वहीं लौट आता है। क्यों हर रिश्ता एक ही तरीके से टूटता है? क्यों हर शुरुआत उत्साह से होती है लेकिन कभी पूरी नहीं होती? क्यों तुम सब कुछ होकर भी भीतर खाली महसूस करती हो? यह खालीपन संयोग नहीं है, यह तुम्हारे भीतर से आ रही एक पुकार है जो कहती है कि अब वक्त आ गया है बदलने का। और परिवर्तन का पहला द्वार होता है स्वीकृति। हाँ, अपने भीतर की उस कन्या को स्वीकार करना जो डरती है, जो भागती है, जो हर गहराई से पीछे हट जाती है। उसे नकारो मत, उसे पहचानो। देखो कि वह सिर्फ तुम्हें चोट से बचा रही थी, लेकिन अब उसका तरीका तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने भीतर की उस कन्या को धन्यवाद दो और फिर उसे धीरे धीरे विदा करो। दूसरा कदम है संरचना बनाना। जो स्त्री सिर्फ स्पॉन्टेनिटी में जीती है, उसे आत्मानुशासन सबसे बड़ा खतरा लगता है। लेकिन बिना ढांचे के कोई भी आत्मा अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकती। तुम जितनी मुक्त होना चाहती हो, उतना ही तुम्हें आधार की जरूरत है। समय पर उठना, अपने काम को खत्म करना, अपने विचारों को लिखना, अपने शरीर और मन की देखभाल करना। ये सब बोरिंग नहीं है, ये तुम्हारे आत्मिक ढांचे का हिस्सा है। यही चीजें तुम्हें रचने, ठहरने और खिलने की जमीन देती हैं। तीसरा और सबसे गहरा कदम है भीतर के पुरुष से मिलना। झुंग ने इसे एनिमस कहा। वह मानसिक शक्ति जो निर्णय लेती है, दिशा तय करती है और उद्देश्य से जुड़ी होती है। पुएला उसे नकारती है क्योंकि उसे लगता है कि वह सख्त है, नियंत्रणकारी है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर के उस हिस्से को स्वीकार नहीं करोगी, तो तुम्हारा जीवन हमेशा बाहर के पुरुषों से भरा रहेगा और तुम बार बार बाहर से शक्ति पाने की कोशिश करती रहोगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर के निर्णयकर्ता से जुड़ोगी, उसी दिन तुम अपने जीवन की चालक बनोगी। तुम किसी की बेटी या प्रेमिका नहीं, खुद की नेता बन जाओगी। और यह परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं आता। यह एक धीमी गहरी प्रक्रिया है जो तुम्हें बार बार तोड़ेगी, डराएगी, लेकिन अंत में तुम्हें खिला देगी। तुम पाओगी कि तुम्हारा स्त्रीत्व अब किसी की दृष्टि से परिभाषित नहीं होता, वह तुम्हारी अपनी आंखों से परिपक्व होता है। तुम अब आदर्श प्रेम की तलाश में नहीं रहोगी, बल्कि प्रेम बन जाओगी, पहले खुद से, फिर दुनिया से। तुम अब सपनों में नहीं, तथ्य में जियोगी। और यही सबसे सुंदर सपना होगा, क्योंकि यही है असली आत्मनिर्भरता। जब तुम अपने आंसुओं की जिम्मेदारी खुद लेती हो, जब तुम अपनी खुशियां खुद बनाती हो, और जब तुम जानती हो कि तुम्हारी पूर्णता किसी और के आने पर नहीं, तुम्हारे जागने पर निर्भर करती है। यह यात्रा किसी झिलमिलाते पल की नहीं, यह हर दिन की मेहनत है। यह एक स्त्री द्वारा खुद से की गई प्रतिज्ञा है कि वह अब केवल हल्की नहीं, अब वह गहराई होगी। अब वह सिर्फ सुंदर नहीं, बुद्धिमान होगी। अब वह सिर्फ प्रिय नहीं, पूर्ण होगी। और जब यह होता है, तब वह कन्या जो कभी भागती थी, अब एक रानी बनकर जीवन को चुनती है, संपूर्णता के साथ, सजगता के साथ और प्रेम से। और यही है वह स्त्री जिसे दुनिया जरूरतमंद है, वह जो अपनी पूर्णता से जीती है, न कि अपने अधूरेपन से। और शायद यही स्त्री तुम हो, बस अब तक सोई हुई,